जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज शर्मा आपके अपने एग्ज़ाम हुआ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बॉटनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बॉटनी का एकदम बेसिक यानी कि रूट वाला टॉपिक है। यानी कि इसके बिना आपकी जो बॉटनी है वो एकदम से अधूरी है। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। यहाँ से एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी संख्या उसकी भी सबसे ज़्यादा होती है ना। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये समझ लीजिए बॉटनी आपने लगभग नहीं पढ़ी है, क्योंकि आपका 50% पार्ट बॉटनी का लगभग 50% पार्ट तो यही पार्ट आपका कवर कर लेता है। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट आज मैं आप लोगों के सामने करूंगा और वो जो क्या अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बिल्कुल जो आपका जब चैप्टर खत्म होगा वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए और अनाउंसमेंट ज़रूर सुन के जाना, क्योंकि वो बहुत आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है कि ऐसी क्या अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बेसिक पे चलता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन है वो आपके रॉबर्ट विटिकर ने किया था और 1969 में किया था आपका रॉबर्ट विटिकर ने। और उसमें 5 भागों में बांटा था। उसने क्या किया था, 5 भागों में उन्होंने बांटा था आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कौन कौन सा था आपका, मोनेरा था, सेकंड प्रोटिस्टा था, तीसरा आपका फंजाई था, चौथा प्लांटी था एंड 5वां एनिमेलिया। तो इस तरीके से आपने ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सजीवों को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था आपका, फर्स्ट था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से 5। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्लांटी वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम की तरफ आते हैं कि ये जो प्लांट किंगडम है वो है क्या एक्चुअल में। ये जो बॉटनी है वो क्या है भाई, बॉटनी आपके जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो पादप होते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनकी जैविक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तथा इसके अलावा पादप के वर्गीकरणों का भी क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तथा इसके अलावा हम लोग और क्या करते हैं कि बोले पादप के जो भी बीमारियां होती है उनके बारे में भी इसका क्या करते हैं, अध्ययन करता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप के संरचना, उनके गुणधर्म, उनके जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके अलावा पादप के वर्गीकरण और उनके रोगों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी एक बार इसको बोल देते हैं, बॉटनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स including their structure, properties and biochemical process. Also include are the plant classification and study of plant disease and ठीक है and of their विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से वही विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पादप के गुणधर्मों का, उनके जैविक प्रक्रियाओं का, ठीक है, और उनकी संरचनाओं का, उनके वर्गीकरण का तथा उनकी बीमारियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और बेटा ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके बॉटनी के टॉपिक ही बोल दिए हैं। ये आपको एज ए मैंने क्या बोल दिया, बॉटनी के टॉपिक ही बोल दिए। तो आपको बॉटनी में पढ़ना क्या होता है भाई, बॉटनी में आपको पादप की संरचनाओं के बारे में बात करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप पादप कार्य की, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्या कर लेते हैं भाई, पादप की बीमारियों के बारे में, पादप बीमारियों का एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण जो आप पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अब हार्मोन्स का हम लोग उससे पहले जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है हार्मोन्स के अंदर वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर हम हार्मोन्स इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आगे यही आपकी क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई इसी की, है ना, बॉटनी की। आपके आगे बात कर लेते हैं कि जो बॉटनी है उसके जो जनक हैं वो कौन है ना। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके फादर ऑफ बॉटनी है वो थियोफेस्टस को कहा गया। किसको कहा गया, थियोफेस्टस को कहा गया। इनके द्वारा लिखी गई एक किताब भी है। ठीक है, बता सकते हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग परिचय किया था वह हमने ये सारी चीज़ें क्या करी थी, डिस्कस कर ली थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट
जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो जो प्लांट किंगडम है हम लोगों ने उसे बेसिकली दो पार्ट में बांटा हुआ है। जो प्लांट किंगडम है उसे मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है फेनोगेम्स, ठीक है। जो क्रिप्टोगेम्स होता है उसे आप क्या कहते हैं, बीज उत्पन्न करने वाली, इनमें क्या होता है बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना। प्लांट्स विद सीड्स, इसमें लिख रखा है प्लांट्स विद सीड्स, यानी कि ये क्या करते हैं कि इनके अंदर है ना क्या करने की क्षमता होती है, वो बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं फिनोगेम्स की बात करते हैं, तो जो फिनोगेम्स हैं उनमें जो प्लांट होती है ना, सॉरी उल्टा हो गया, जो क्रिप्टोगेम्स होता है वो क्या होता है जिनमें जो आपके बीज होते हैं वो उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर फिनोगेम्स की बात की जाए तो फिनोगेम्स क्या होते हैं जिनमें जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है, उल्टा हो गया था। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके क्रिप्टोगेम्स हैं उसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तीन इसके पार्ट है, ठीक है। किसके बात कर रहे हैं हम लोग, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को आप क्या कह देते हैं, अपुष्पोद्भिद भी कह देते हैं या अपुष्पीय पादप भी कह देते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसका जो फिनोगेम्स होता है। फिनोगेम्स में क्या होता है, इसके दो पार्ट है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां बीजों का अध्ययन किया जाता है उसे स्पर्मोलॉजी कहा जाता है, स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्पर्म, तो स्पर्म का मतलब क्या होता है, बीज, है ना। तो जहां अगर हम बात करते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नो जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, जो नग्न होता है, तो जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। और वहीं दूसरी बात करते हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म क्या होता है भाई ऐसे आपका पादप का वो भाग जिसके अंदर जो बीज होता है उसके ऊपर कोई ना कोई आवरण पाया जाता है, आवर्त पाया जाता है, इसलिए इसे आवर्त बीजी भी कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म इसे नग्न बीजी या अनावर्त बीजी कहा जाता है, और दूसरा एंजियोस्पर्म जिसे आप क्या कहते हैं, आवर्त बीजी कहते हैं। तो चलिए ये कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। प्लांट किंगडम को मेनली दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ होता है ना, क्रिप्टोगेम्स और आप दूसरा कौन सा होता है, फिनोगेम्स। और ओवरऑल क्लासिफिकेशन की बात की भाई मेनली इसके कितने पार्ट है, मेनली इसके 5 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर 3 आ जाते हैं, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा आ जाता है, दूसरा आ जाता है ब्रायोफाइटा एंड तीसरा आ जाता है टेरिडोफाइटा। इसके अंदर चौथा कौन सा आ जाएगा, जो कि आपके चौथा और जो पांचवा है वो आपके ठीक है फिनोगेम्स के अंदर आता है। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो क्रिप्टोगेम्स, एक तो आपके जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं और एक आपका एंजियोस्पर्म आ जाता है। इस तरीके से कितने हो गए, इसके 5 पार्ट हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भाई जो आपके थैलोफाइटा से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आपके क्रिप्टोगेम्स में जो पहला टॉपिक है वो थैलोफाइटा है, तो हम थैलोफाइटा से इस टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा, देखो अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। इसके अंदर 3 चीज़ें मेनली आती है। कौन कौन सी आती है, एक तो शैवाल आते हैं, ठीक है, एल्गीज आती हैं, दूसरा आता है फंगई, और तीसरा आता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये 3 पार्ट इसके अंदर आते हैं। आपने डायग्राम में देख रहे होंगे, तो जहाँ पे आप शैवाल दिखाई दे रहे थे, तो देखो शैवाल के अंदर ये जो काई वाला भाग है, एक पत्थर है जिसके ऊपर काई जैसी संरचना है। जो काई जो आपको दिखती है, आपको जो पानी में काई दिखती है वो ही एक्चुअल में एल्गी यानी शैवालें होती हैं, है ना। दूसरा आपको मशरूम जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, एक्चुअल में मशरूम है, और मशरूम किसका भाग है, कवक का भाग है, और ये भी क्या पादपीय भाग है। इसी तरीके से जीवाणु यानी बैक्टीरिया ये वाला भाग होता है। तो हम लोग थैलाफाइटा स्टार्ट करते हैं कि थैलाफाइटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बता दूं कि ये आपके जो 5 हमने पार्ट बताए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये 5 पार्टों में से सबसे बड़ा जो समूह है वो कौन सा है, आपका सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा आपके वनस्पति जो जगत है उसका सबसे बड़ा क्या है, भाग है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि दूसरा भाग क्या है कि इसका भाग सुकाय होता है। इसका जो शरीर होता है वो सुकाय यानी थैलस होता है। देखो सुकाय का मतलब क्या होता है कि भाई सुकाय वो होता है जहां हम लोग किसी भी पादप की तना, जड़, पत्ती, इनमें विभेदन करना संभव नहीं हो पाया, जिनको हम विभेदित ना कर पाए। अगर मैं बोलूँ आपको कोई काय की संरचना दिखा दूं,
कोई काई जैसी संरचना दिखाओ जो पानी पे या नॉर्मली जो पत्थर होते हैं उन पे, है ना, शुष्क नमी वाली जगह पे काई जम जाती है हरे रंग की। तो मैं बोलूँ बताओ इसमें से तना कहाँ है, जड़ कहाँ है, पत्तियाँ कहाँ है। तो आप बोलोगे यार ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये हम लोग बता नहीं सकते, है ना, वो देख के हमको पता नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जड़ कौन सी, तना कौन सी, पत्ती के। ठीक उसी तरीके से जो आपका थैलोफाइटा वाला भाग होता है उसके जो पादप होते हैं उनका जो शरीर होता है वो सुकाय यानी कि थैलस होता है। थैलस का मतलब ही क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, थैलेस का मतलब ही क्या होता है, अनडिफाइन होता है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सा भाग जड़ का है, कौन सा भाग तने का है, कौन सा भाग पत्ती का है। ये हम लोग अगर विभेदित नहीं कर पा रहे दैट मीन्स कि वो क्या है, वो थैलस यानी कि सुकाय है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, जो तो थैलोफाइटा होते हैं उसका जो शरीर होता है ना, वो जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, थैलस यानी सुकाय होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो आपके थैलोफाइटा होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज यानी वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं, उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि एक तो नॉर्मली क्या है, जो थैलोफाइटा है वो सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं। थैलोफाइटा वाला जो भाग होता है, थैलोफाइटा के जो पादप्स होते हैं मोस्टली आपके कहाँ मिलते हैं, या तो समुद्रों में मिलते हैं या आपके साफ पानी में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो थैलोफाइटा वाला भाग है ये इसके अंदर संवहन ऊतक नहीं होता है। देखो संवहन ऊतक क्या होता है, संवहन ऊतक होता है जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम पानी को जड़ से, ठीक है, जड़ से जो संवहन जो ऊतक होता है उसमें जो जाइलम होता है वो एक नलिका के रूप में होते हैं, एक केशिकाओं के रूप में होते हैं जो पूरे प्लांट के अंदर लगे हुए होते हैं। उसका काम क्या होता है कि इस जड़ के द्वारा ज़मीन से पानी का अवशोषण करते हैं और उस पानी का अवशोषण करके पूरे पादप में पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें ट्रांसपोर्टेशन, है ना, टिश्यूज भी कहा जाता है, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ये तो हो गया जाइलम। फ्लोएम क्या होता है कि भाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान पत्तियां क्या बनाती है, भोजन बनाती है। उस बने हुए भोजन को पूरे पादप में पहुंचाने का काम एक केशिका यानी एक नलिका के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है, वो फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों किस ऊतक का भाग है, जाइलम और फ्लोएम दोनों आपके संवहन ऊतक का भाग है। अर्थात यानी कि जो आपका थैलोफाइटा है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों अनुपस्थित होते हैं, दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बात करते हैं कि इसके थैलोफाइटा के हमने 3 भाग बताए थे। कौन कौन से बताए थे भी थैलोफाइटा का, एक तो एल्गीज वाला पार्ट है, शैवाल वाला भाग है, दूसरा कवक वाला भाग है ना, और इसके अंदर जो तीसरा भाग आता है वो बैक्टीरिया वाला भाग आता है। तो अगर हम बात करते हैं शैवालों की, शैवालों में से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर थैलोफाइटा में आपके जो 3 पार्ट है, एल्गीज वाला पार्ट, दूसरा कवक वाला पार्ट और जो तीसरा आपका बैक्टीरिया वाला पार्ट यानी जीवाणु वाला भाग है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एल्गीज है। इनमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना, इनमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस भी है। तो एल्गी शुरू कर देते हैं कि एल्गी, आप अगर मैं एल्गी के बारे में बताऊं कि भाई एल्गी क्या होती है, आप नॉर्मली जो काई होती है, जो पानी पे काई लग जाती है ना, या फिर नॉर्मली किसी पत्थर पे लग रही है या नमी वाली जगह पे एक हरी हरी सी संरचना बन जाती है, हरी घास जैसी संरचना बन जाती है, वो शैवालें ही होती है। वो काई जिसे आप बोलते हैं वो आपकी शैवाल वाला ही भाग होता है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो ये टर्म है शैवाल यानी कि आपकी एल्गी, इस शब्द को कैरोलस लीनियस के द्वारा बताया गया था। इस शब्द के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सजीवों को 2 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से थे, एक पादप भाग हो गया था, एक आपका प्लांट किंगडम हो गया था, और दूसरा कौन सा था, एनिमल किंगडम। ध्यान आ रहा हो, इनके द्वारा सेक्टमा नेचुरी करके, सिस्टमा नेचुरी करके एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ एल्गी, है ना। एल्गी के अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, जब हम लोगों ने आपके जो विज्ञान की शाखाओं का जो अध्ययन था, स्टडी ऑफ, है ना, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, है ना, वहाँ हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस कर लिया था कि भाई जहाँ पे शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी यानी कि एल्गोलॉजी भी कहा जाता है।
अगला आ जाते हैं कि जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है, यानी कि आपके जो पादप विज्ञान है, सॉरी जो शैवाले हैं उनके जनक क्या है, यानी कि फाइकोलॉजी के जनककर्ता किसे कहा गया, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो ब्रिटिश को कहा गया, ये भी हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटिश को क्या कहा गया है, ब्रिटिश आपके शैवालों के जनक कहा गया है, यानी कि आपके फाइकोलॉजी यानी कि है ना एल्गोलॉजी के क्या कहा गया, जनक कहा गया है। लेकिन हम आगे बात करते हैं, बोले इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी है ना, भारतीय पिता, ठीक है, फाइकोलॉजी के भारतीय पिता किसे कहा गया, ओपी अय्यर को कहा गया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी, अगर आपसे कुछ डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर थोड़े से आपसे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके है ना इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा गया है, वो आपके ओपी अय्यर को कहा गया है। क्या कहा, किनको कहा गया, ओपी अय्यर को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे अच्छे से याद रख लें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करें शैवाल। सेम आपको देखने से उनका शरीर, उनकी बॉडी का अगर मैं बात करूँ, उस पादप का अगर आप पत्ती बता सकते हैं, तना बता सकते हैं, जड़ बता सकते हैं, आप बोलेंगे सर हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि उनका शरीर कैसा होता है, उनका शरीर थैलस होता है। कैसा होता है, थैलस होता है, यानी सुकाय होता है, उसमें जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदन करना संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शैवालों का अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो शैवाल होती है, आपको पता है वैसे तो शैवालों के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी हरित शैवाल भी होती है, भूरी शैवाल भी होती है और लाल शैवाल भी होती है। लेकिन हम बात करें कि जो शैवालें होती है उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। और दोस्तों जिन भी पादप के अंदर पर्णहरित पाया जाता है वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है या आत्मपोषी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मपोषी भी कहा जाता है ना। तो शैवालों के अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, और पर्णहरित के साथ साथ इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको है ना ऑटोट्रॉप्स यानी कि आत्मपोषी भी कहा जाता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन के साथ साथ आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके नोट्स बनाने में, है ना। और हम लोग काफ़ी अच्छे डीप में जाके पढ़ रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये टॉपिक यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपको अदर जगह से पढ़ने की कभी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्लास है ना, आपके बॉटनी को पढ़ने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छी डीप में जाके पढ़ रहे हैं। जो नॉलेज ले रहे हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं ले रहे, काफ़ी अच्छी नॉलेज ले रहे हैं, काफ़ी डीप में। या फिर मैं ये कह दूँ कि सफिशिएंट नॉलेज ले रहे हैं, डीप तो कुछ होता नहीं है वैसे भी, है ना, आप जितना चाहें डीप में जा सकते हैं, बट हम एक सफिशिएंट नॉलेज ले रहे हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। आपके जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम है, या आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, उसके लिए क्या है, आपका सफिशिएंट है, उसके लिए क्या है, आपके लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इससे बाहर ना जाने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये पर्णहरित होते हैं, इनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उन्हें ऑटोट्रॉप्स या आत्मपोषी कहा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मपोषी भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि इनके अंदर भी सेम कि संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है ना, यानी कि वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। देखिए जो एल्गी वर्ड है वो एक शब्द एल्गा से बने हुए हैं। जो आपकी शैवालों का जो एल्गी होता है, एल्गी जो शब्द है वो एल्गा से बने हुए हैं, और एल्गा का मतलब क्या होता है, और एल्गा का मतलब ये होता है सीवीड्स। सीवीड्स का मतलब क्या होता है, समुद्री खरपतवार, यानी शैवाल एक तरह की क्या है, समुद्री खरपतवार ही है। क्या है, एक प्रकार की समुद्री खरपतवार। नील हरित शैवाल एक प्रकार की क्या है, खरपतवार ही बोली जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है नील हरित शैवाल, है ना। एक तरीके से उसे भविष्य का भोजन भी कहा जाता है, ठीक है। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है, भविष्य का भोजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फुल न्यूट्रिशन होते हैं। हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लगभग उसके अंदर 70% क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सेम ऐसा ही क्या होता है, क्लोरेला होता है, क्लोरेला भी में भी क्या पाया जाता है, फुल न्यूट्रिशन पाया जाता है, और उसके अंदर लगभग वही 60 से 70% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है सबसे छोटी शैवाल, स्मॉलेस्ट एल्गी का नाम बता दीजिए। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला एल्गी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे छोटी शैवाल का नाम बता दीजिए, सबसे बड़ी शैवाल का नाम बता दीजिए। फिलहाल हम बात करते हैं कि आपकी शैवालों के अंदर सबसे छोटी शैवाल कौन सी है ना, वो एसिटेबुलेरिया। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये एसिटेबुलेरिया समुद्रों में पाया जाता है और बहुत ही छोटी होती है। आप इसे उंगली से भी पकड़ेंगे तो ये आपकी उंगली की साइज़ की होती है। लाइक ऐसे है जैसे कि आप ये उंगली आपकी उंगली के साइज़ की बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, ये आपकी सबसे छोटी शैवालों के अंदर है। ये आपको कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आता होगा। और इसी को आप क्या कहते हैं, लार्जेस्ट प्लांट सेल, है ना। अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी पादप कोशिका आपकी एसिटेबुलेरिया है। कौन सी है, एसिटेबुलेरिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यही है कि भाई आपकी सबसे बड़ी शैवाल कौन सी है, सबसे बड़ी शैवाल का नाम बता दीजिए। तो सबसे बड़ी शैवाल का नाम है माइक्रोसिस्टिस। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी मैक्रोसिस्टिस, जो मैक्रोसिस्टिस है ये एक प्रकार की आप बोल सकते हैं बेल टाइप से होती है। और ये बेल ऐसी थोड़ी बहुत भी नहीं होती, काफ़ी लंबी होती है। ये कितनी लंबी होती है, अप्रोक्स 50 मीटर लंबी होती है। ये कितनी होती है, देखिए बेल जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, है ना। तो ये किस प्रकार की होती है, बेल जैसी ऐसे लंबी चली जाती है ना। ये आपको दिख रहा है ज़मीन समुद्री तल पे लगी हुई है इस तरीके से, और ये बिल्कुल ऐसे लंबी बिल्कुल शाखाएं जा रही हैं इसकी बेल की तरह। और वो कितनी होती है, लगभग नॉर्मली एवरेजन इसकी जो लंबाई होती है 50 मीटर तक होती है। 50 मीटर काफ़ी ऊंची, काफ़ी लंबी लंबाई होती है इसकी। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दैत्य का समुद्री घास भी कहा जाता है इसे, है ना। दैत्य समुद्री घास भी कहा जाता है, मॉन्स्टर सी ग्रास भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, कहीं विशालकाय होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दैत्य समुद्री घास भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 50 मीटर तक होती है। तो नाम याद रखना, मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे छोटी बता दी है ना, एसिटेबुलेरिया। और आपकी जो सबसे बड़ी जो शैवाल है वो कौन सी, आपकी मैक्रोसिस्टिस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं शैवालों के अंदर। शैवालों के अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ही आता है, उनके यूजेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके उपयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैवालों के नाम भी याद रखने हैं, उन शैवालों का यूज क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको शैवालों के नाम याद रखने पड़ेंगे और उन शैवालों के क्या क्या इनके उपयोग है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप उपयोगों में देख सकते हैं, पहला भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्वा, सरगासन व नॉस्टॉक का उपयोग किया जाता है। जो नॉस्टॉक है दोस्तों, नॉस्टॉक का उपयोग चाइना के अंदर सैलेड के रूप में किया जाता है, सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे जो आपका अल्वा है, अल्वा का उपयोग भी किस में किया जाता है, सैलेड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आयोडीन बनाने के लिए। दोस्तों आयोडीन बनाने के लिए आपका एक तो फ्यूकस और दूसरा है लैमिनेरिया। फ्यूकस और लैमिनेरिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है शैवाल का, जो कि आयोडीन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, अत्यधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोले खाद बनाने में, खाद को बनाने के लिए कुछ शैवालें हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है, स्पाइरोगाइरा और कैल्प। ये जो सभी शैवालें हैं इनका उपयोग आपको खाद बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो हम बात करते हैं औषधि बनाने के लिए, औषधि यानी दवाइयों, मेडिसिन में भी कुछ शैवालों का उपयोग किया जाता है, जिनमें एक तो है आपका अगर अगर शैवाल और दूसरा है क्लोरेला। दोस्तों जो क्लोरेला शैवाल है आपकी बहुत ही फेमस शैवाल है, बहुत मतलब फेमस भी है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है आपकी क्लोरेला शैवाल के बारे में। तो देखो खासियत क्या है, एक तो इस शैवाल की, एक तो ये फुल न्यूट्रिशन होता है, दूसरा इसका उपयोग जो किया जाता है वो दवाइयों में किया जाता है बहुत काफ़ी जगह, और जो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है वो एंटीबायोटिक्स की दवाई को बनाने में किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग एंटीबायोटिक्स की दवाई को बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, जो तैरने वाली जो शैवालें हैं वो कौन कौन सी है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तैरने वाली शैवालें, निम्न में से तैरने वाली शैवालें कौन सी हैं।
तो उनमें से कौन कौन से, एक तो डायटम, डायटम आपकी तैरने वाली शैवाल है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स भी आपकी क्या है, तैरने वाली शैवाल है। आगे बात करते हैं कारा, कारा भी आपकी तैरने वाली शैवाल है। और एक और इम्पॉर्टेंट शैवाल क्लोरेला, जो कि आपकी फेमस शैवाल है। तो देखो ये शैवालें क्या करती है, पानी में ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पे क्या करती हैं, तैरती हैं। इन्हें फ्लोटिंग एल्गीज भी कहते हैं, इन्हें फ्लोटिंग एल्गीज के नाम से भी जाना जाता है, या तैरने वाली शैवालों के नाम से भी जाना जाता है, जो पानी के ऊपरी सिरे पे क्या करती है, तैरती हुई रहती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या बात करी थी, अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूज बात की थी शैवालों की, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे भोजन के रूप में, खाद के रूप में, है ना, किसी किसी रूप में शैवालों के नाम याद रख रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, शैवालों के उनके यूजेस के बेसिस पे पढ़ेंगे, यानी कोई शैवाल है उसका क्या उपयोग है ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट शैवालों के बारे में पूछेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना, या पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जैसे आप क्लोरेला, क्लोरेला आपका वही सबसे एक तो फेमस शैवाल है, इंपॉर्टेंट शैवाल, सबसे फेमस शैवाल, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्लोरेला शैवाल है एक प्रकार का आपका पूर्ण संतुलित यानी पूर्ण पोषक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, फुल न्यूट्रिशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 70% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। बाकी जो बचा हुआ 30% है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें आपका फैट आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है और इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स आ जाते हैं। यानी कि कहने वाली बात यह है कि इसको खाने के बाद आपको किसी और पोषक तत्व को खाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपके लिए एक पूर्ण पोषक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से एक शैवाल और है जिसे आप नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि आपके एक फुल न्यूट्रिशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि उसको भी खाने के बाद आपको किसी प्रकार के अन्य पोषक पदार्थ को खाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए नील हरित शैवाल को भविष्य का भोजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ जाती है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है स्पाइरोगायरा। जो स्पाइरोगायरा है उसको क्या कहते हैं, एक तो तालाब की रेशम भी कहा जाता है, इसे समुद्र की रेशम भी कहा जाता है ना, सिल्क ऑफ सी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रकार की रेशे जैसी संरचना है। इसकी जो पत्तियां होती है वो रेशे के समान होती है, रेशे जैसी लंबी होती है, रस्सी के समान होती है, इसलिए इसे तालाब का रेशम भी कहा जाता है या समुद्र का रेशम भी कहा जाता है। बाकी स्पाइरोगायरा का जो उपयोग है वो खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं, है ना, डाई एटम। अगला जो आपका शैवाल है वो डाई एटम शैवाल है, और डाई एटम जो शैवाल है इसका उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। और दोस्तों डायनामाइट आपका क्या है, डायनामाइट आपका एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जो कि आपके विस्फोट करने में क्या होती है, सहायक होती है। तो डायनामाइट आपका क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक, एक तरह से विस्फोटक पदार्थ है। उस विस्फोटक पदार्थ को बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है, डाई एटम शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम लोग और इम्पोर्टेंट कुछ शैवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपका दूसरा जो शैवाल आता है उसमें आता है रेडोमेरिया शैवाल। दोस्तों ये जो हम शैवाल पढ़ रहे हैं, शैवाल को हम काफ़ी अच्छे, है ना, सफिशिएंटली डीप पार्ट में पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने नोटबुक को लेके बैठें, जिससे कि आप सारी चीज़ों को नोट करें, क्योंकि आपके जब ये नोट्स तैयार होंगे पूरी बॉटनी के, एक बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी मदद करेंगे, क्योंकि बॉटनी से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, पहले रेडोमेरिया क्या होता है, आपके जो स्कॉटलैंड में तंबाकू को बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग, जो रेडोमेरिया शैवाल है इसका उपयोग आपके तंबाकू को बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है सरगासन, दूसरा है आपका सरगासन। तो देखिए सरगासन आपका जो उपयोग है वो कृत्रिम ऊन को बनाने में, आर्टिफिशियल वुल को बनाने में किया जाता है, जिसका आगे जाके इसका उपयोग किया जाता है कपड़े बनाने में किया जाता है। तो सरगासन शैवाल का उपयोग आर्टिफिशियल वुल को बनाने में, कृत्रिम ऊन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली शैवाल की बात कर लेते हैं। अगली शैवाल है आपकी कैंड्रस। तो देखिए जो कैंड्रस है वो आपके चॉकलेट को बनाने में किया जाता है। हाँ दोस्तों,
चॉकलेट को बनाने के लिए कैंडर्स शैवाल का उपयोग किया जाता है। वैसे भी इंटरेस्टिंग है, आपको वैसे भी ये याद हो जाएगा क्योंकि चॉकलेट हर जगह याद हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, बात चॉकलेट की कर रहे हैं और आइसक्रीम की ना करें तो ये भी बात ठीक नहीं है ना। तो अगर हम बात करते हैं सर आइसक्रीम को बनाने के लिए भी किसी शैवाल का उपयोग किया जाता है, तो आइसक्रीम को बनाने के लिए आपके एक तो जिलेडियम, ठीक है, एक तो कौन सा आपका जिलेडियम शैवाल का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम को बनाने के लिए। देन आपका होता है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया जो शैवाल है इसका उपयोग किया जाता है आपका जेली बनाने के लिए। बचपन में आपने जेली की काफ़ी कैंडीज़ खाई होंगी जो कि आपका है ना एक प्रकार से अर्ध द्रव्य प्रकार का क्या होता है, एक आपका एक्वस टाइप का आपका एक जेली होती है और वो खाने में बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है ना। तो वो जेली का जो जेली बनती है वो आपकी है ना ग्लेसिरिया नाम के शैवाल से बनती है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक आज हमने इंट्रोडक्शन आपने इंट्रोडक्शन किया है आपका प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम आपके दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिप्टोगैम्स होता है, दूसरा होता है फिनोगैम। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं और टेरिडोफाइटा होते हैं। दूसरा जो आपका फिनोगैमी होता है, फिनोगैमी का होता है एक तो आपका एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है आपका जिम्नोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होता है आपका, स्पर्म का मतलब होता है बीज और जिम्नो का मतलब होता है नेक्ट यानी कि नग्न। तो नग्न बीजी एक ऐसा बीज जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, नग्न होता है, उसे आप जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी कहते हैं। दूसरा कौन सा आता है आपका आता है आवर्त बीजी यानी एंजियो, ठीक है, एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियो का मतलब होता है आवरण, ठीक है, लेयर। तो ऐसा कोई स्पर्म, ऐसा कोई बीज जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण हो वो एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मोनोकॉट होता है और दूसरा क्या होता है डाइकॉट। तो मोनो मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है डबल। तो मोनोकॉट क्या करता है, एक प्रकार का एक बीज होता है और डाइकॉट क्या होता है आपका द्विबीजपत्री होता है ना। तो बीज के ऊपर एक पत्री होता है तो मोनोकॉट, और बीज के ऊपर जब दो पत्रियां हों, डबल लेयर हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाइकॉट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये सब पढ़ा। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट आपको एक तो फंगस और दूसरा बैक्टीरिया पढ़ेंगे। देन उसके बाद अब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में जाके हम लोग प्लांट किंगडम के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए या पूछने के चांसेस हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों आज मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और वो अनाउंसमेंट क्या है, वो अनाउंसमेंट है ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, अब से मैं आपको जनरल साइंस के साथ साथ स्टैटिक्स, जीके के भी क्या कराऊंगा, कुछ लेक्चर्स दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो आपने देख ही रहे होगे, थंबनेल पे लिख ही रहा होगा कि देख रहा है कि भाई सभी एग्जाम के लिए स्टैटिक्स जीके पंकज सर के साथ। जी हाँ, आप मेरे साथ स्टैटिक्स जीके के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को पता है कि सारे कोई भी एग्जाम्स हो इंडिया में होने वाले, चाहे स्टेट लेवल पे हो और चाहे आपके है ना सेंट्रल लेवल पे एग्जाम हो, उन सभी के अंदर आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं। करंट अफेयर का आपको पता है कितना पार्ट होता है, करंट अफेयर का आपके जीके के जीएस वाला जो पार्ट होगा लगभग 10% क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। मैं बोलो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप रेलवे के एग्जाम देख लीजिए, अभी हाल ही में आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम्स हुए तो उसमें करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जिसमें आपके करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर है वही आपके स्टैटिक्स से रिलेट करता है। तो स्टैटिक्स अब मैं आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि स्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से तो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगले जो इसका जो स्टैटिक्स जीके का जो मैं फर्स्ट वीडियो निकालूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। देन मैं आपको टॉपिक वाइज आपको पूरा क्या कराऊंगा, स्टैटिक्स जीके कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सभी इसी प्रकार से मेरा सहयोग देते रहिए, सहयोग बनाते रहिए। आपका सभी का सहयोग मेरा मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आप सभी से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।